साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल रात को हमने आपके साथ एक सेशन साझा किया था जिसमें नेपाल में हुए प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी। वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे बहुत उग्र होते चले गए। संसद में घुसने की तस्वीरें हमने कल आपसे साझा की थी, लेकिन संसद में आग लगाने की तस्वीरें आज निकल कर आना शुरू हुई। संसद के अंदर निकलती हुई ये आग आपके सामने है। संसद की इमारत में चढ़े हुए लोग आपके सामने हैं। नेपाल के अंदर नेपाल के एनर्जी मिनिस्टर के घर के बाहर उग्र भीड़ आपके सामने है। घर पर लगती हुई आग तस्वीरों में है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति भवन में आग की तस्वीरें हैं। और तो और फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़कर पीटती हुई जनता आपके सामने है। नेपाल के अंदर राजनेताओं को, मंत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया। बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कल रात को जब हमने सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया था, तब हमने बताया था कि कैसे अमेरिकी कंपनियों को बैन करने के विरोध में नेपाल में प्रोटेस्ट उठ खड़ा हुआ था, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि कैसे करप्शन के अगेंस्ट नेपाल के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनेताओं के करप्शन की वजह से तंग आए बच्चों का यह मानना था, जेनजीज का यह मानना था कि ये लोग अपने करप्शन को सोशल मीडिया पर ना आने देने के लिए सोशल मीडिया को ही बैन करने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते हमने इसमें सुबह आपको जानकारी दी थी कि नेपाल में प्रोटेस्ट सरकार गिराकर मानेगा। 16 घंटे पहले हमने ये सेशन साझा किया था। आज का जो सेशन फिलहाल है वो ये कि नेपाल की सरकार गिर चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री भाग गए हैं। बड़ा सवाल है कि कहां भाग गए। यहां से उठ करके किसी देश में शरण ले लिए या फिर अपने निवास से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए, ये अभी तक नहीं पता चला है। हालांकि मीडिया में क्लेम किया जा रहा है कि यहां से निकलकर ये दुबई भागे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों में शेख हसीना उठकर निकली थी और भारत में लैंड हुई थी। फिलहाल केपी ओली के लैंड होने की खबर नहीं है, सुरक्षित स्थान पर जाने की खबर है। या तो शाम तक ये खबर आए कि उन्होंने किसी दूसरे देश में शरण ले ली, या फिर फिलहाल यही माना जाए कि वो कहीं सुरक्षित चले गए हैं। फिलहाल आपको इतना पता है कि केपी शर्मा ओली निकल गए हैं, सत्ता से इस्तीफा दे दिया गया है, सरकार पलट दी गई है। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने वाले केपी शर्मा ओली का यह संदेश रहा। ये वही ओली हैं जिन्होंने कल तक यह कहा था कि वो झुकने वाले नहीं है, प्रोटेस्टर्स की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते ही गोली मारने का आदेश देने वाले केपी शर्मा ओली एक दिन भी पूरी तरह टिक नहीं पाए और जेनजीज के आगे 18 से 25 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, उनके प्रदर्शनों और उनके विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिए। साथियों, इस विरोध में लगभग 19 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में प्रोटेस्टर्स के अंदर घायल होने वालों की संख्या भी बड़ी है। और इसी पूरी घटनाक्रम को आज हम विस्तार से आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि काठमांडू एयरपोर्ट पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। यहां पर आ रही फ्लाइट्स को तो आने दिया जा रहा है, उतरने वाली फ्लाइट्स को तो आने दिया जा रहा है, चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि यहां से फ्लाइट्स बाहर नहीं जा पा रही हैं। फिलहाल के लिए एक चेहरा इस समय सुर्खियों में है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सारे घटनाक्रम को कल से लेकर आज तक की स्थिति को आपको एक एक करके साझा करते चलेंगे। ब्रीफ में यही है, विस्तार से अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर अपना इन्वेस्टमेंट में नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो बातें बाजार के एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज स्टॉक मार्केट पर और म्यूचुअल फंड्स दोनों पर उपलब्ध हैं। हम किसी भी प्रकार के टिप्स के साथ कोई भी टिप्स हम आपसे साझा नहीं करते हैं। अपने कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं, आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो ऐप भी आपके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। साथियों, कल हमने आप लोगों को जब सेशन किया था उसमें ये जानकारी दी थी, और इससे 2 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ क्यों नेपाल में प्रदर्शन होने शुरू हो रहे हैं। यह सेशन अपनी पाठशाला पर किया था और यह अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया था। पहले हमने कारण बताए थे कि अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ क्यों हो रहा है नेपाल। फिर हमने ये बताया था कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुए क्योंकि इन्होंने कंपनियों को बंद किया। फेसबुक समेत 26 कंपनियों को जब बैन किया तो यहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। वो इतने तीव्र हो गए थे कल तक ही, क्योंकि कुछ मंत्रियों ने कल ही इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे जिस समय हमने आपके सामने ये सेशन किया था। हमने अपने सेशन के अंदर आपको ये सारी बातें बताई थी कि 19 लोगों के मारे जाने की खबर है और करप्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल का जो प्रोटेस्ट था वो यूथ के द्वारा यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम से किया जा रहा था। शुरुआत की जो चिंगारी थी वो सोशल मीडिया बैन करने पर
उग्र 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 हुई थी। असल में क्या था कि नेपाल के अंदर सोशल मीडिया को बैन करने का सरकारी फरमान जारी हो गया था। कहा गया था कि नेपाल के अंदर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ये नहीं चलेंगे। छात्रों का कहना था कि ये आप लोगों ने बैन इसलिए किए हैं ताकि आपके काले कारनामे हम लोग नहीं बता सकें। आपको मैंने कल भी सेशन में ये बात बताई थी कि सोशल मीडिया इन दिनों सरकार से इतना रेगुलेटेड नहीं रहता जितना कि प्रिंट मीडिया या फिर जो डिजिटल मीडिया आप देखते हैं, या फिर जो ऑन 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 मतलब सरकारी मीडिया जो आप देखते हैं, सरकार उनके ऊपर तमाम प्रकार के रेगुलेशंस करती है। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें लोग अपनी राय रखने के लिए, अगर प्रभावित पक्ष है तो उसका वीडियो बनाने के लिए ज्यादा फ्री रहता है, और ऐसे में उसकी फ्रीडम सही मायने में वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दे पाती है। नेपाल में भी यही हुआ। जो यूथ था वो करप्शन के खिलाफ काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार को अपने खिलाफ होते प्रदर्शनों को रोकने के लिए बजाय उन प्रोटेस्टर्स के पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया देनी थी, उन्होंने बैन ही कर दिया कि जब ये स्थान ही नहीं रहेगा, जिस क्षेत्र पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं वो जगह ही नहीं रहेगी, तो प्रदर्शन हमारे खिलाफ कैसे होंगे। लेकिन जनता इस बात के लिए बहुत अच्छे से सजग थी कि चूंकि आपको करप्शन की जानकारी पब्लिक में नहीं आने देनी है, इसलिए आप हमारे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर रहे हैं। आइए अब हम खुलकर सड़कों पर उतरते हैं और आपको बताते हैं कि हम लोग कौन थे। और हुआ भी यही साथियों। 18 से 25 साल की जो जनरेशन जेड यानी जेन जी है, वो उग्र तरीके से बाहर निकल कर आती है और संसद के अंदर घुसने की कोशिशें करती है। नेपाल के 7 शहर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। गृह मंत्री ने कल ही जब शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, संसद भवन पर चढ़ते हुए बच्चों को गोली मार दी गई। ऐसे में 19 बच्चों की मौत हो जाती है और इसके बाद में गृह मंत्री नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। छात्रों की मांग उग्र होती चली जाती है। छात्र डिमांड करते हैं, यानी जेन जीज डिमांड करते हैं कि हमें पार्लियामेंट को डिसॉल्व करवाना है, हमें प्रधानमंत्री समेत सभी का मास रेजिग्नेशन चाहिएगा, हमें चाहिए कि जो लोग इस तरह की जिम्मेदारी के साथ थे, जिन्होंने हम लोगों को मारा, गोलियां मारी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अंतरिम गवर्नमेंट स्थापित की जाए जिसमें बच्चों को साझा किया जाए, और अर्ली इलेक्शन करवाए जाए अंतरिम इलेक्शन के बाद, अंतरिम गवर्नमेंट के बाद। छात्रों की इस मांग, जैन जी की इस मांग के बाद में नेपाल के अंदर प्रदर्शन जब बढ़ते चले जा रहे थे, ऐसे में प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इन सभी के जो निजी निवास हैं उनके ऊपर हमले होने शुरू हो गए। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर को भी जला दिया गया, और तो और उनको घर में घुसकर पीटा गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा तो दे दिया और सेना के साथ बैठ करके कहीं अज्ञात जगह पर चले गए। उन्होंने बकायदा इस तरीके से चीजें देखी। अब देखिए यहां पर ये ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें हैं। यहां के गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब गिनती से इस्तीफा देने निकल पड़े, क्योंकि छात्रों की मांग थी, जैनजीज की मांग थी, और ये सब लोग निकल के लगने लगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक बुला करके उन्होंने अपनी तरफ से लोगों से पूछा कि बताओ हम क्या कर सकते हैं। सबने कहा कि साहब आपको अब पद छोड़ देना चाहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के घर में प्रदर्शनकारी घुस चुके थे। प्रदर्शनकारियों ने बुदलील कांठा जो जगह है वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के घर में तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दिया था। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, शेर बहादुर देउबा को पकड़कर लाते हुए, नाक से खून निकलते हुए आपको उनके चेहरे में से दिखाई दे जाएंगे। उनके हालात कितने बुरी तरह बिगड़े हुए हैं आप ये देख सकते हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि उन्हें बढ़िया से मतलब घर में घुस करके कूटा गया। मतलब यहां पर यह नहीं था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई एक पार्टी किसी के साथ है, नहीं। राजनेता हैं, राजनेता देश के लिए अगर काम नहीं कर रहे हैं, आपकी संतानें करप्शन कर रही हैं, नेपो किड्स आपके भ्रष्टाचार के पैसे से ऐश कर रहे हैं, आप सब गुनहगार हैं, और सब गुनहगार हैं तो सबके खिलाफ फैसले लिए जाएंगे। और फैसला लेते समय छात्रों ने, यानी जैनजीज ने, जब अपने हाथ में पूरी तरह नियंत्रण लिया तो उन्होंने केपी शर्मा ओली के घर में आग लगा दी। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके घर में आग लगा दी। अब तो चूंकि आज वो इस्तीफा दे चुके हैं, उनके घर में आग लगाई। तस्वीरें बाहर निकल कर आई ओली के घर में जिस तरह से आग लग रही है, इससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों में या फिर जैनजीज में कितना उग्र गुस्सा रहा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाल के जो मतलब और जो घर थे, मतलब पीएम के घर थे जितने भी, उन सबको आग लगाई। यहां पर एक प्रमुख होटल है हिल्टन होटल, उसके आसपास के क्षेत्रों में आग की लपटें देखी गई। यहां पर प्रेसिडेंट जो है उनके रेजिडेंस पर भी आग की तस्वीरें निकल कर आई। होम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी गई।
फॉरेन मिनिस्टर के घर में आग लगा दी गई। तस्वीरें बयान करती हैं, नेपाली कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आग लगा दी गई, सीपीएन यूएमएल के पार्टी दफ्तर में आग लगा दी गई। ये आग ही आग की तस्वीरें हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स ने जहां जहां ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जगह पर जहां पर रूलिंग पार्टी है उनके दफ्तर और कार्यालयों में तक में आग लगा दी। ऐसे में फिर नेपाल की आर्मी अपने हाथ में चीजें लेती है, मिनिस्टर्स को सुरक्षित रूप से उठाती है और उन्हें बचा करके ले जाती है। विपक्षी दलों ने फिर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया, लेकिन इस पूरे पार्टी के बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शामिल नहीं हुई थी क्योंकि उनके नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जुलाई 2024 में ही इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो अभी फिलहाल के लिए उन्हीं से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ही शायद यहां पर सत्ता में लौट कर आए, जिसमें रवि लामिछाने नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी पार्टी है। ठीक है, तो रवि लामिछाने ऑलरेडी जेल में थे, तो ऐसे में उन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया या उनकी पार्टी की तरफ से इसमें भाग नहीं लिया गया। साथ में काठमांडू के जो मेयर हैं जिनका नाम बालेन शाह है उनको भी नजरबंद किया हुआ है। असल में क्या हुआ कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कोई एक चेहरा तो होना था। हालांकि छात्रों के द्वारा या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इस आंदोलन को बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिशा और दशा तय करने वाले कुछ चेहरे थे उनमें बालेन शाह का नाम काफी तेजी से निकल कर आ रहा है। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं, 35 साल की उम्र है, पहले ये एक रैपर रह चुके हैं, उसके बाद में फिलहाल ये जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। काठमांडू में इन्होंने अपनी तरफ से इस प्रदर्शन का पहले ही समर्थन कर दिया था। इनका कहना था कि चूंकि ये जैनजीज का प्रदर्शन है, 15 से 28 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका प्रदर्शन है, उम्र के हिसाब से मैं उसमें साझा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा इस प्रोटेस्ट को समर्थन रहेगा। बालेन का ये फेसबुक पोस्ट है जो उन्होंने कुछ समय पहले यानी कि प्रदर्शन होने से पहले किया था कि 28 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस प्रदर्शन में रहेंगे, मेरी तरफ से मैं इसमें पूरी तरह से साथ हूं। आई कांट गो ड्यू टू एज लिमिट बट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम, आई हैव फुल सपोर्ट। इन्होंने अपनी तरफ से सपोर्ट दे दिया था। इसके बाद में केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा देते हैं और जब पद से इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति पौडेल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद में हेलीकॉप्टर में उड़कर निकल जाते हैं। कहा जा रहा है कि दुबई भागे हैं, बाकी आर्मी बताएगी। आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो पता चलेगा या फिर दुबई बताएगा। पहुंचने में दुबई भी टाइम लगता है, ऐसे में बीच की खबर क्या आती है वो बाद में पता चलेगी। बालेन इस पूरे मुद्दे को अपनी तरफ से पोस्ट किए जा रहे थे। आप में से कुछ लोग एक सवाल जरूर उठा सकते हैं कि सोशल मीडिया तो बैन था, तो फिर बालेन के ट्वीट्स या स्टेटमेंट्स कहां से आ रहे थे। कल रात को जब हमने सेशन किया था आपको तब यह बताया था कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन था। रात को 1 बजे हमने अपना सेशन खत्म किया, उसके 2 घंटे बाद में पीएम ने उन सोशल मीडिया पर से बैन हटा दिया था, यानी कि जो आदेश था उस आदेश को उन्होंने वापस ले लिया था। रात को 1 बजे के आसपास, इंडियन टाइम के आसपास बता रहा हूं। अच्छा, इन्होंने वो आदेश वापस ले लिया था। उसके पहले भी ये लोग वीपीएन यूज करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते जा रहे थे। नेपाल में फेसबुक का काफी प्रचलन है। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बच्चों को या फिर जेनजीज को दिशा और दशा दी जा रही थी। ऐसे में जनता पूरी तरह से कन्विंस होकर के अपने, यानी कि बच्चे जो थे वो पूरी तरह से कन्विंस होकर के आंदोलन की तरफ निकले हुए थे और इस थॉट के साथ थे कि किसी भी प्रकार से लोगों से ऊपर कोई नहीं है। और ऐसे में प्रदर्शन होने शुरू हुए और जो आपके सामने की स्थितियां हैं वो मैंने आपको बताई। एयरपोर्ट पर किस तरह से फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं ये आप देख सकते हैं। 3 मेन इमारतों पर, जिसमें से संसद भवन है, सिंह दरबार है और सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर आग लगा दी गई। छात्र प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकल रहे थे। उनसे पूछा गया कि अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो। असल मायने में क्या है कि नेपाल के जो छात्र है ना या फिर जो यूथ है वो यहाँ की बेरोजगारी से बहुत ज्यादा व्यथित है। साथ ही साथ वो ये देखता है कि यहाँ की सरकारें कभी भी स्थिर सरकारें नहीं बनी है। तो नेपाल में जब स्थिर सरकारें नहीं है तो स्थिर सरकार के अभाव में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं वो अपने बच्चों के नाम पर बहुत करप्शन कर रही है या फिर बच्चे उनके बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। यानी एक तरफ तो आम आदमी परेशान है और दूसरी तरफ ये लोग अपने जिंदगी के सारे ऐश ले रहे हैं। छात्र इस बात से बहुत तंग थे, इसीलिए नेपो किड करके ट्रेंड कर रहा था नेपाल के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ जो रवि लामिछाने हैं उन्हें अब अपने जेल से रिहा कर दिया गया कि भैया आप बाहर निकलो, क्योंकि इनके बारे में और वो जो काठमांडू के मेयर हैं उनके बारे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मिलकर के सरकार बनाएंगे। प्रदर्शनों के बीच में भारत सरकार का पहले तो संदेश यह आता है कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। बाद में प्रदर्शनों को देखते हुए एक आपातकालीन नंबर जारी किया गया, कहा गया कि सभी भारतीय वहां पर सुरक्षित
सुरक्षित रहे। नेपाल के जहां-जहां भारत से बॉर्डर साझा होते हैं, उन सभी जगह पर चेक पोस्ट को काफ़ी सख्त कर दिया गया है। एसएसबी को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया है। इसी बीच में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी मैसेज आता है कि भारत सरकार तय करेगी कि क्या नेपाल के लिए उनका स्टैंड है। हम अपनी तरफ से सबसे प्यार करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट का विषय ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मसलों के ऊपर, तो इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी। फिलहाल के लिए चूंकि फेसबुक, इंस्टा इन सब पर जो बैन लगे थे वो हट चुके हैं नेपाल के अंदर, तो ऐसे में जेनजीज को जो उनका आंदोलन था उसको तो सही से किनारा मिल गया है। यानी कि जो उनको प्रदर्शन करना था कि सोशल मीडिया पर से बैन हटे, वो हट गया है। साथ ही साथ में करप्शन के मामले में सरकार इस्तीफा दे, उसने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे का जो मेन कारण था वो था करप्शन, वो अब पब्लिक में आ गया है। करप्शन क्या था? असल में नेपाल के अंदर नेपोकिड जो शब्द है, ये असल में यूज किया जा रहा था ताकतवर लोगों के बच्चों के लिए। नेपोटिज्म जैसे भारत के अंदर चलता है ना, ऐसे। असल में क्या हो रहा था कि नेपाल के अंदर इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस टिकटॉक पर वायरल हो रहे थे, फेसबुक पर वायरल हो रहे थे, इंस्टा पर वायरल हो रहे थे, जिसमें मंत्रियों के जो बेटे बेटियां हैं वो महंगे आभूषण, महंगी जगह पर घूमते हुए, महंगी कारों के साथ महंगे फन करते हुए दिखाई दे रहे थे। नेपाल के अंदर जो मतलब सत्तारूढ़ दल के लोग हैं या फिर अपोजिशन के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बढ़िया जिंदगी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। तो लोगों को मन में इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा फूटा कि हम लोग तो इतने दुख में हैं और हम पर शासन करने वाले लोग जिंदगी के सारे ऐश ले रहे हैं, और वो जो सारे ऐश हैं वो सोशल मीडिया से सब तक पहुंच गए। बस वही तस्वीरें निकल निकल करके लोगों के बीच के अंदर मोटिवेशन का कारण बन गई, गुस्से का कारण बन गई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी, जिसमें महंगे कपड़े, महंगे घड़ियां, महंगे जूते, ये सब चीजें चर्चा का विषय बन गई। और लोगों ने इसी के खिलाफ असल में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना शुरू किया था कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जहां इस नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1300 प्रति व्यक्ति है, ऐसे में हमारे राज्य के, हमारे देश के जितने बड़े नेता हैं वो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। बस इसी से ये लोग अग्रसर मतलब उग्र हो गए थे कि ये मामला जो है वो बिगड़ रहा है। अब आप में से एक सवाल बनकर आएगा कि इनको दशा दिशा देने वाला था कौन? असल में एक एनजीओ है जिसका नाम है हामी नेपाल। ये हामी नेपाल जनरली नेपाल के अंदर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें सहायता पहुंचाने वालों में प्रमुखता से आगे रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया या फिर भूकंप आ गया, हामी नेपाल की तरफ से विरोध कैसे करें ये सिखाया गया था। एनजीओ ने बकायदा यूथ अगेंस्ट करप्शन जैसे तख्तियां लोगों को उपलब्ध करवाई थी। ये एनजीओ 2015 में शुरू हुआ था और इसके अंदर संस्थापक हैं सुदान गुरुंग। तो इन्होंने जनता को पूरी तरह से यानी कि बच्चों को बताया था कि हमारे देश में असली प्रॉब्लम क्या चल रही है और कैसे हम लोगों को इससे निपटना है। हामी गुरुंग के साथ साथ मतलब हामी नेपाल के जो सुदान गुरुंग हैं, इनके साथ साथ काठमांडू के मेयर जिनके बारे में कहा जा रहा है बलेन्द्र शाह बलेन, ये भी इस पूरे मामले के अंदर छात्रों को दिशा देने में और जेनजीज को दिशा देने में प्रमुखता से आगे रहे। ये केवल कह देना कि इन दो लोगों का ही ये आंदोलन था, ये थोड़ा-सा जल्दबाजी होगी। सभी तरह से चूंकि छात्रों ने भाई इसमें 19 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, तो विद्यार्थियों का या जेनजीज का जो भी इसमें रोल है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने इस आंदोलन में भूमिका नहीं निभाई। लेकिन हाँ, आंदोलन को किसी ना किसी तरीके से अगर कोई चेहरा दिखा तो वो ये 2 बड़े चेहरे निकल कर आए थे। ऐसे में न्यूज़ में बलेन्द्र शाह का ज़िक्र चल रहा है। चर्चा है कि कहीं यही अंतरिम सरकार के अंदर बैठे ना दिखाई दे जाएँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बलेन्द्र शाह फिलहाल हाउस अरेस्ट थे। जब केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे तो सरकार ने इन्हें घर में गिरफ्तार करके बंद कर दिया था कि तुम्हारे भड़काने से ये सब हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार में वो देखे जा सकते हैं, बलेन देखे जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में छात्र किस दिशा में इस चीज को लेकर जाते हैं। छात्रों की प्रमुख मांग में जहां नेपोटिज्म बड़ा मुद्दा है, सोशल मीडिया बैन को लेकर के काफी वो उग्र थे और घोटालों को लेकर के वो बहुत चिड़े हुए थे, क्योंकि 2023, 2021, 2024 में हजारों करोड़ के घोटाले नेपाल में हुए। इससे जनता में काफी बड़ा रोष था और इसी रोष के चलते बढ़ती बेरोजगारी दर, विदेशी दबाव और भारत के साथ भी अभी रिसेंटली जो लिपुलेख वाला मामला था उसमें ये जो वीरेन है, इन्होंने नेपाली पीएम से कहा था कि जब आप चीन में जा रहे हो एससीओ की बैठक करने के लिए तो लिपुलेख वाले मामले को चाइना से डिस्कस करना। चाइना ने इस डिस्कशन में यह कह दिया था कि यह भारत और नेपाल का आपसी मसला है, चाइना इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। चाइना ने इंटरफेरेंस भी नहीं किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक रोष था नेपाली
पीएम के प्रति कि आप चाइना के सामने बिक कर आ गए, उनके दबाव में रहने लग गए। आपके ऊपर विदेशी दबाव है, इसी के चलते आपने टिकटॉक को तो परमिशन नेपाल में दे रखी है, लेकिन आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में परमिशन नहीं दे रहे हो। तो चीनी दबाव के चलते भी, और लिपुलेख विवाद के मामले में चीन से आपने बात क्यों नहीं करी जब आप उतना ही उसे मानते हो? इस बारे में भी कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ लोगों में रोष था। इन सब का एक संकलन हुआ और परिणाम स्वरूप सरकार यहां पर गिर गई। लेकिन सरकार गिरना यहां पर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। क्यों नहीं है? पिछले 17 सालों में 15 बार सरकारें यहां पर गिर चुकी हैं। इतने ज्यादा सरकारों में अस्थिरता है कि नेपाल को सही मायने में अब विचारने की आवश्यकता है कि उसे चाहिए क्या? क्योंकि सरकार की स्थिरता के लिए पहले पूरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन्हें डिसाइड करने होंगे। जैनजीज ने अगर ये क्राउड के रूप में मिलकर के आंदोलन किया है, तो उन्हें सही दशा और दिशा तय करनी होगी कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। नेपाल में जब से राजशाही हटी है, तब से नेपाल की सरकार का बहुत बुरा पतन हो चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री का चीनी झुकाव लंबे समय से विषय रहा है। केपी शर्मा ओली का भारत विरोधी रवैया लंबे समय से देखा गया है। ऐसे में नेपाल को तय करना होगा कि उसे भविष्य में कौन सी दिशा लेनी है। समस्त भारतीय नेपाल से बड़ी स्नेह के साथ में बातचीत रखते हैं और बड़ा ही प्रेम करते हैं। बहुत से नेपाली लोग भारत में काम करते हैं और भारत के भी बहुत से लोग नेपाल में काम करते हैं। ऐसे में